नमस्कार दर्शकों, जर्नी ऑफ लीजेंड्स में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अपने पहले कार्यक्रम में हमने भारत के जाने माने गायक पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी के जीवन गाथा और उनके सांगीतिक यात्रा की 2 कड़ियों को आपको दिखाया था। उनकी 2 कड़ियाँ अभी और भी हैं और अपने इस कार्यक्रम में हम उस महान शख्सियत के उन बचे हुए 2 भागों को और दिखा रहे हैं। पहले 2 भागों में आपने देखा किस तरह से पंडित साजन मिश्रा जी ने अपने बाल्यकाल से लेकर युवावस्था और विभिन्न महान कलाकारों के साथ अपनी जो अनुभव थे उसको हमसे शेयर किया, साझा किया। अब इस एपिसोड्स में हम आपको दिखाएंगे कि पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा के जीवन में, उनके सांगीतिक यात्रा में और कितने लोग शामिल हुए और किस तरह से एक सामान्य से मनुष्य से वो बन पाए पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा। पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी आज हमारे साथ हमारे वार्तालाप के तीसरे सेशन में हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, पिछले 2 सेशन में हमने आपके जीवन के विविध आयामों के बारे में बात किया। आज हम जो विषय उठाना चाहते हैं वो ये विषय है कि संगीत के क्षेत्र में जो घराने हैं, गायन के भी कई घराने हैं, तबले के भी कई घराने हैं, सितार के, बांसुरी के, बहुत अलग अलग घराने रहे हैं। ये घरानों का संगीत में क्या योगदान रहा है, इस पे आपका विचार? देखिए, घरानों का कॉन्सेप्ट जो है 250 से 300 साल का है और संगीत जो है ये बहुत अति प्राचीन काल से, जैसा कहा जाता है कि शिव के डमरू और शिव के मुख से निकला हुआ है, तो इसका काल की गणना करना तो बहुत मुश्किल है। घरानों का कॉन्सेप्ट ऐसे आया मेरे विचार से कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग, स्टाइल ऑफ प्लेइंग, तो उसमें एक घराना बन गया कि भाई इनका स्टाइल ये है, ये बनारस के हैं तो बनारस का घराना हो, वो पंजाब के हैं तो पंजाब का घराना हो गया। जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये सच में कहा जाए तो ईश्वर का घराना है। ये घरानों के चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं, जबकि बनारस घराने को बिलोंग करते हैं। और मज़े की बात यह है, सुन के आपको ताज्जुब होगा कि जितने भी घराने बने हैं वो दूसरे शहर में जाके इस्टेब्लिश होकर घराने बने हैं। ये बहुत जैसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अब जैसे जयपुर अतरौली घराना जो निर्माण हुआ तो उसका निर्माण हुआ बम्बई में। वाह। किराना घराना का निर्माण हुआ आपके महाराष्ट्र में ही, खास करके कोल्हापुर साइड में, पूना में। जबकि वो किराना नाम के एक गांव से उत्तर प्रदेश में है। हाँ, उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर के पास में है। वहाँ से वो खां साहब गए तो उस ज़माने में भाई कहाँ से आए हैं? किराने से आए हैं, तो किराने वाले खां साहब, तो वो एक घराना बन गया। अब उनका गायन का जो स्टाइल था, सुरीलापन था, उनका जो कहनगत था, तो उससे एक पर्टिकुलर एक स्टाइल डेवलप हुआ और उस शिष्यों की संख्या जैसी आपकी बढ़ी उस तरीके से आपका नाम हुआ। अब आगरा घराना, फैयाज खां साहब बड़ौदा महाराज के यहाँ जब वो गायनाचार्य बने, वहाँ गुरु बने, तो कहाँ से आए साहब? क्या बात है, खां साहब क्या अच्छा गा रहे हैं, आगरा वाले खां साहब, तो आगरा घराना हो गया। तो इस तरीके से घरानों का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हम वही 7 सुर गाते हैं, शुद्ध 5 सुर कोमल गाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा मेरे अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं कि स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, हर आदमी का अपना हृदय है संगीत को प्रस्तुत करने का। बंदिशें उन लोगों ने निर्माण की, एक से एक बंदिश हर घराने वालों ने निर्माण किया।
और सभी लोग उसको, जिसको जो अप्रिशिएट किया, उसको गाया बजाया भी। जी कालांतर में उस समय तो उन लोगों के कहीं विचार में मतभेद कुछ नहीं थे, लेकिन बाद में उसको आके जी कुछ लोगों ने उसको कुछ इस तरीके से डेवलप करना शुरू किया कि मेरा घराना विशेष है, ग्वालियर मेरा विशेष है, तो किराना मेरा विशेष है, तो बनारस मेरा विशेष है। जी और एकमात्र घराना हिंदुस्तान में है बनारस। जी यहाँ के आर्टिस्ट यहीं रह के नाम किए, यशस्वी हुए, जी पूरे विश्व में गए, जी अभी भी जा ही रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ तीनों चीज़ है, संगीत की जो तीनों विधा है, गायन, वादन, नृत्य, जी और किसी घराने में शायद हमें तो नहीं दिखा है। जयपुर में है तो डांस है और गाना है, जी किराना में सिर्फ गाना है, आगरा में सिर्फ गाना है, जी रामपुर साहसवान में गाना है, भिंडी बाजार में गाना है। जी तो एकमात्र ऐसा घराना है जिसको संपूर्ण कहा जाए। जी लेकिन दुखद स्थिति यह है कि बनारस घराने की मान्यता गाने में लोग मानते ही नहीं हैं। जी ये बड़ा दुखद है। ये कुछ तथाकथित विद्वानों का वो है कहना हाँ, है, विचार है, हो जो सकता है। कहने को विद्वान है, जो सही माने में विद्वान होगा वो तो सबको मानेगा। हाँ, मानना ही चाहिए। हम अगर आपको मान रहे हैं तो आपको हमको मानने में क्या कष्ट क्या है? कष्ट। जी यहाँ की गायकी में माना गया कि ठुमरी बहुत अच्छी गाई गई, जी और उसका कारण ये रहा कि लोग छोटा राग गा के उसके बाद ठुमरी गाते थे, जी तो ठुमरी ज़्यादा पसंद हो गया। जी अब अक्सर ये होता है हम लोगों के भी कार्यक्रम में, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों के कार्यक्रम में, कि 1.5 घंटा भैया ख्याल गाने के बाद एक भजन गाए, बोले अब पंडित जी क्या मज़ा आया भजन में। और जो 1.5 घंटा बिहागड़ा बैठ के गाए हैं छाती फाड़ के, जी वो भुला दिया जाता है। और कुछ उसमें से ऐसे भी श्रोता होते हैं कि बोले कि ओहो क्या बिहागड़ा सुने हैं, जी या क्या मारू बिहाग सुने हैं। जी तो सबका अपना अपना सोच है। जी और बनारस में सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े खुले विचार के लोग थे। यहाँ जो भी विद्वान आए उनसे उन्होंने उनकी विद्या को शेयर किया, जी और बड़ा प्यार से जी उनको सम्मान देके शेयर किया। तो इनके पास जो इनका कैनवस बना बनारस वालों का, तो बहुत बड़ा कैनवस बन गया। जी उसमें छंद प्रबंध भी है, उसमें आपके ध्रुपद धम्मार भी है, उसमें ख्याल भी है, टप्पा भी है, ठुमरी भी है, कजरी भी है, चैती भी है, बिरहा भी है। जी कोई विधा को उन्होंने बुरा नहीं समझा। जी फोक संगीत को भी उन्होंने अपने संगीत में अपनाया। जी तो इतना बड़ा कैनवस इन्होंने तैयार किया। जी तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बिरले लोग मिलते हैं, जी और वो पर्टिकुलर यही कहते हैं कि भाई हम इसीलिए हम दूसरे विधा में नहीं गए क्योंकि हमको ख्याल को घराने में तब्दील करना था। जी तो ईश्वर के घराने में आप कहाँ से घुस गए घराना लेके? जी ये वाणी जो है प्रकृति से मिली हुई है, सरगम जो है जी प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। जी और आप भी वही सरगम गा रहे हैं, मालकोज में सागा मधनिसा, हम भी वही गा रहे हैं। तो हमारे में आप में अंतर कहाँ है? आप भी सुर लगा रहे हो, मैं भी सुर लगा रहा हूँ। जी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरीके के विचारों में मतभेद हुआ, और क्यों अपने घराने को लेके लोग इतना ज़्यादा कट्टर हो गए कि हम ही विशेष हैं। जी क्योंकि घरानों की जो बात चली है, घरानों में शुरुआत में मतभेद नहीं थे, फिर मतभेद हुए। अब देखा जा रहा है आजकल वो मतभेद थोड़ा ईर्ष्या का रूप ले रहे हैं, और उनको जो सपोर्ट मिल रहा है कुछ तथाकथित विद्वान जो लेखक हैं, जो अपने आप को संगीत का क्रिटिक कहते हैं या संगीत के बड़े अच्छे समालोचक आलोचक बोलते हैं, वो भी आलोचना तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन समालोचना कि आलोचना और प्रशंसा दोनों को बैलेंस करके करना हो तो वो नहीं कर पाते हैं। इस चक्कर में वो किसी एक घराने को, अगर तानसेन जी का कोई घराना है तो उसको उच्च मानने लग जाते हैं, तो हरिदास जी के घराने को देखा जाए तो फिर वो उनसे उच्च होना चाहिए, फिर उनके पहले की पीढ़ी का भी होना चाहिए। तो ये जो मतभेद आज ईर्ष्या का रूप ले रहा है, इसका निवारण क्या होना चाहिए? आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये दुखद है और बड़ा सत्य भी है जी क्योंकि बुजुर्ग लोग तो गड़े हुए मुर्दे नहीं उखाड़े जी या बंटवारा नहीं किए। जी आजकल के तथाकथित जो विद्वान, खास करके विद्वान भी मैं उनको नहीं कहूँगा, जी क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, जी
और आलोचक को ये सोचना चाहिए कि आज अगर आपको बगल में बैठा के तानपुरा दे दिया जाए कि पहले आप तानपुरा मिलाइए, अब फिर उसके बाद में आप एक राग गाइए, उसका जोड़ राग मैं गाता हूँ या सेम राग गाता हूँ, आपकी बंदिश और मेरी बंदिश का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए कि बंदिश कहाँ की अच्छी है, या हमारा कहने का क्या अंदाज है, आपके कहने का क्या अंदाज है। तो ये जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स, ये सुनी सुनाई ही बात पे बात करते हैं अब बायस्ड होते हैं। बायस्ड होना ही नहीं चाहिए। हमारे पिताजी सारे बड़े बुजुर्गों का नाम जिक्र लेके वो रोने लगते थे कि हाय 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 बेटा, उस्ताद फैयाज खां साहब यही लाला बाबू की कॉन्फ्रेंस में तोड़ी गा रहे थे, तो जब वो ऋषभ पे खड़े हुए तो लग रहा है कि 20 ट्यूबलाइट एक साथ जल गया। क्या वर्णन है, क्या विजन आज है। मतलब कि 350 साल की हमारे घर की परंपरा, और मेरे पिताजी उस कार्यक्रम के साक्षी रहे हैं, और उन्होंने क्या वर्णन किया। गुलाम अली खां साहब के लिए बोल रहे हैं कि पटना में आए खां साहब, हम लोग भी गए थे गाने बजाने, तो उनका इश्क देख के मैं पागल हो गया कि यार ऐसे इश्क, गाने का इश्क। सीढ़ी पर चल रहे हैं तो जो स्टैंडिंग पोजीशन आता है जहाँ आप थोड़े देर सांस लेते हैं, वहाँ बैठ गए। बोले मनोवर मेरा सुरमंडल दे यार, यहाँ मन हो रहा है गाने का। सीढ़ी पर बैठ के गाने लगे। पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनको दुनिया से नहीं लेना देना था, उनको अपने संगीत से लेना देना था। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों का उदाहरण है। गुलाम अली खां साहब खैरागढ़ यूनिवर्सिटी गए कन्वोकेशन में, तो वहाँ डिग्री बांटनी थी। उस समय जयसुखलाल हाथी गवर्नर थे एमपी के, उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था। तो खां साहब का गाना रखा गया था। तो वहाँ पे गए तो देखे कि सारे लोग अपने ड्रेस में हैं, ब्लैक रोब पहने हैं, टोपी लगाए हैं। तो खां साहब बड़े घबराए कि 50-60 आदमी काला काला पहने हुए सब, इधर से उधर इधर से उधर। तो एक लड़के को बुला के बोले भैया ये कुछ अलग से तुम लोग दिख रहे हो यार, ये क्या पहने हो। बोले खां साहब ये रोब है और आज हम लोगों को डिग्री मिलने वाली है। बोले किस चीज़ की डिग्री मिल रही है। बोले पीएचडी की। बोले ये क्या होता है। बोले इसमें हम लोगों को डॉक्टरेट का उपाधि मिलेगा, डॉक्टर अनिल मिश्रा हो जाऊंगा या जो भी हो जाऊंगा। तो बोले अच्छा आप डॉक्टर हो जाओगे, संगीत के डॉक्टर। अरे वाह, कितने राग भैया सीखे हो आप। कोई बोल रहा है 48 राग, कोई 52 राग, कोई 54 राग। बहुत अच्छा, खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। तो जब डिग्री बांटने की बारी आई तो जयसुखलाल हाथी जी बोले चलिए ऊपर। बोले मैं तो गाने आया हूँ। बोले नहीं, आज तो आप ही देंगे डिग्री। बोले मैं उस काबिल नहीं हूँ। यहाँ 48 राग, 54 राग, 52 राग वाले लोग घूम रहे हैं, गुलाम अली 5-7 राग में अभी खोज रहा है। तो इतना सहजता जब किसी कलाकार में आता है तब वो अमर कलाकार बनता है। उस्ताद गुलाम अली खां साहब बनता है, उस्ताद अमीर खां साहब बनता है, उस्ताद फैयाज खां साहब बनता है, पंडित भीमसेन जोशी बनता है। ये ऐसे नहीं बनते। केसर बाई ऐसी बनती हैं, किशोरी अमोनकर ऐसी बनती हैं। कभी इन लोगों के मुंह से आपने कभी किसी गलत वक्तव्य सुना हो? कभी नहीं। इतने इंटरव्यू हैं भीमसेन जोशी जी के, इतने इंटरव्यू हैं पंडित जसराज के, इतने इंटरव्यू किशोरी जी के हैं। कभी उन्होंने किसी घराने पे विवाद नहीं किया, किसी चीज़ पे भी उन्होंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो विद्वान जो होते हैं ये चुपचाप अपनी साधना में रहते हैं। वही है ना कि हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंक 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 करते हैं। तो लोगों की आदत है। हम लोग इस सब चीज़ों से परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहा गया है कि बेटा जिसको जो बोलना है बोले, तुम अपने काम में लगो। अगर वहाँ कान दोगे तो परेशान रहोगे, नाना प्रकार की बीमारी होगी, सुर नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगी। जहाँ उस विरोधी पक्ष को देखे वहाँ तुम्हारा टेंशन बढ़ जाएगा। तो हम लोग के संस्कार में हमारे पिताश्री ने बचा लिया हम लोगों को। और सभी अच्छे हैं, जितने भी घराने हैं, जो भी हैं, उन्होंने कुछ किया है तभी आज नाम। जो भी कला जगत में है वो प्रशंसनीय है। बिल्कुल। पंडित जी, जिस समय आप लोग का कैरियर शुरू हो रहा था, जब आप लोग बनारस के मार्केट से बाहर निकले, दिल्ली जाके बसे और आप दोनों भाइयों ने गाना शुरू किया,
उस समय आपसे पहले की पीढ़ी के गायक भी थे पूरे भारतवर्ष में, और जरूर। आपकी पीढ़ी के लोग भी थे। तो भीमसेन जोशी जी के साथ कैसा आप लोग का रिश्ता रहा, जसराज जी के साथ कैसा रहा, या कभी उस्ताद आमिर खान साहब से मिलने का या उनसे आशीर्वाद का मौका मिला हो, तो उसके कुछ संस्मरण ऐसे जो आपको याद हों तो उसके बारे में कुछ बताएं। उस्ताद आमिर खान साहब से तो मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ, जबकि वो बहुत बाद में वो गुजरे, जी। लेकिन संयोग नहीं बना। जी भीमसेन जी का बहुत बड़ा स्नेह हम लोगों के ऊपर था, जी। आशीर्वाद था। जी पंडित जसराज जी हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, अंततः वो बहुत ही प्यार करते थे, बड़े गौरव से बोलते थे। किशोरी जी हम लोगों को बहुत प्यार करती थी। हीराबाई बडोदकर जी का आशीर्वाद मिला, जी। बसंतराव देशपांडे जी का आशीर्वाद मिला, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का। हम लोग का गाना नहीं सुने, जी। लेकिन आशीर्वाद दिए कि खूब अच्छा करो। जी 1965 में उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ था, और उनके हाथ से, उनके जेब में हमेशा मेवा मिश्री रहता था, जी। तो तल मखाना, काजू, बादाम भी मिला हाँ। कि ये खाओ और गाओ। जी। उस्ताद नजाकत सलामत अली खान साहब से मिलने का सौभाग्य हुआ, उनका भी स्नेह आशीर्वाद मिला। जी। और बहुत वर्षों बाद में 81 या 82 में सिर्फ सलामत खान साहब आए थे अपने बेटे के साथ में दिल्ली में, तो मैं गया था उनको सुनने। जी। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब ने कहा कि उस्ताद सलामत खान साहब, ये दो भाई भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, राजन साजन मिश्रा। बोले अरे हमने सुना है जलंधर टीवी में इन लोगों ने गाया हुआ जोग, माशाअल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। हमने कहा बस दुआ दीजिए। तो उन्होंने बड़ा दुआ दिया, पीठ पे हाथ रखा। जी। फिर अमजद भाई ने कहा कि एक और चीज़ बता दूं कि ये पंडित गोपाल मिश्रा जी के बेटे हैं। अरे खड़े हो गए, और खड़े होकर ऐसे हग किए हमको। जी। बोले बेटा ऐसा सारंगी वादक हमने नहीं देखा। तभी तो आप लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छे घर के लोग हो, तालीम है, जी। खूब अच्छा गाओ, खूब अच्छा गाओ। बड़ा दुआ दिया उन्होंने। शराफत खान साहब आगरा वाले, उनका भी बहुत बड़ा प्रेम और स्नेह मिला, और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी कलाकारों का, जी। इवन जो छोटे कलाकार हैं वो भी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं जी। कि सभी का स्नेह और प्रेम बना हुआ है, और हम लोग किसी से द्वेष नहीं करते, तो वो भी हमारे साथ द्वेष कैसे कर सकते हैं। जी पंडित जी, बनारस से बहुत से नाम हैं, भारत रत्न रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह साहब, खान साहब, बिल्कुल। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी, जी। पद्म विभूषण पंडित गुदई महाराज जी, श्यामता प्रसाद जी, बहुत से नाम हैं। ये लोग भी आप लोग को आशीर्वाद दिए ही होंगे। बहुत। इन लोग के साथ कैसा रहा है, कैसा व्यवहार रहा है, या कैसा संस्मरण, रविशंकर जी के साथ का कोई संस्मरण आपको बहुत याद है? बहुत सारा संस्मरण है, और उनके साथ में हम लोगों ने करीब 5-6 कॉन्सर्ट भी शेयर किए। अच्छा। और पंडित जी बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। इन्होंने जबकि अपने रिम्पा में बनारस के फेस्टिवल में उन्होंने सुना जी। गायन, जी। सबसे पहले तो उन्होंने हम लोगों का गायन सुना संकट मोचन में। अच्छा। ये होगा 72-3 की बात होगी। जी। हम लोग 67 में पहली बार संकट मोचन गाए थे, 73-74 भी हो सकता है। उस समय पंडित रविशंकर जी का जन्मदिन था। अच्छा। तो हम लोग गा रहे थे, सुबह एकदम लास्ट कॉन्सर्ट गा रहे थे। उस समय संकट मोचन के महंत पंडित अमरनाथ जी, मेरे पिताजी, ध्रुव जी, मतलब सभी कलाकार और BHU के सभी कलाकार बैठे हुए थे, और गाना चल रहा था। तो गाना एंड हो रहा था, तब तक पंडित जी की एंट्री हुई। उनके साथ में कैमरामैन और ये वो सब दर्शन करने आए थे। तो दर्शन किए, इधर हम लोगों का गाना ख़त्म हुआ, तो वो ऊपर आ गए। अरे अब ऊपर आ गए तो भाई सभी लोग खड़े हो गए, हम लोग भी खड़े हो गए, प्रणाम किए। बोले हमको तो गाना सुनना है, आप बंद कर दिए गाना। तो फिर गाना शुरू हुआ, गुजरी तोड़ी, फिर हम लोग गाए। तो 1.5 घंटा बैठे रहे, और पूरा सुना। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। उस समय का एक किसी ने क्लिक कर लिया था, एक फ़ोटो भी है यादगार। वैसे तो बाद में पंडित जी के साथ बहुत सारे फोटोग्राफ हैं।
और फिर अपने रिम्पा में यहाँ गवाया उन्होंने। फिर उसके बाद में कलकत्ता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को गाना है मेरे पहले। जी तो हम लोग गाए, उनका आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और 16,000 ऑडियंस में थे। और उन्होंने एक ऐसा स्टेज डेवलप करवाया था कि पूरे कलकत्ते के जितने भी बड़े बड़े चुनिंदे कलाकार, छोटे बड़े कलाकार थे, वो स्टेज के ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं पूरा। उस ज़माने के एक आनंद साहब, मालविका जी, विजय किचलू जी, रवि किचलू जी, पंडित दामू मिश्र जी, सभी बैठे हुए थे। तो वो प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा। फिर पंडित जी का आशीर्वाद मिला। फिर उसके एक महीने बाद दुर्गापुर में हम लोगों का था कार्यक्रम और पंडित जी का भी था। तो पंडित जी को नेक्स्ट डे जाना था शांति निकेतन। तो हम लोगों से बोले कि पहले मैं बजाऊंगा, आप लोग गाइए। तो हम लोग बोले कि कौन बैठेगा सुनने? बोले नहीं, ये मेरा आदेश है और एक भी ऑडियंस नहीं जाएगी। वैसा ही हुआ जी तो एक अच्छा बड़ा प्यार भरा रिलेशन। और बनारस में जब वो थे और बनारस के कुछ एक आर्टिस्टों से उनका बहुत स्नेह था। मेरे पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, पंडित हरिशंकर मिश्र जी, पंडित महादेव मिश्र जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित गोदई महाराज जी, ये लोग तो खैर उनके साथ बजाते ही थे। लेकिन जब भी मिलते थे, कहो हरिशंकर जी कैसे हुवन, हनुमान जी का क्या हाल हो, महादेव जी ठीक हुवन, और इतना शब्द वो बनारसी में पूछते थे। और गोदौलिया का क्या हाल चाल, गोदई महाराज जी को नहीं गोदौलिया का क्या हाल चाल। गोदई महाराज जी, किशन महाराज जी तो फेस्टिवल में मिलते ही थे, बजाते ही गाते थे। तो ये प्रेम उनके अंदर में ता जिंदगी हृदय में बना रहा मरते दम तक। चार ही शब्द बनारसी बोलते थे और इन लोगों के बारे में हमेशा पूछते थे जब तक ये लोग जीवित थे। जी। और पंडित जसराज जी का इसने हम लोगों को बहुत मिला भी। बिस्मिल्लाह खां साहब जी के साथ का कोई संस्मरण उनके साथ? बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ बहुत सारे संस्मरण जुड़े प्रोग्रामों में, स्टेज मंच शेयर हुआ है, मंच बहुत सारा शेयर हुआ है जी। क्योंकि शहनाई एक ऐसा वाद्य था कि हमेशा मंगल ध्वनि के रूप में पहले बजता था। जी जी। फिर हम लोग गाते थे, मिलते थे, हमारे बुजुर्ग थे उनको आदाब करते थे, वो भी दुआ देते थे। पंडित जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में अभी आपसे बात करते हुए निकला कि अब आज के ज़माने में देखने को मिलता है जो मुख्य आर्टिस्ट होता है, मेन आर्टिस्ट होता है, तो उसके साथ जो संगतकार होते हैं, पहली बात तो उनके ड्रेस को भी लेके काफ़ी होता है कि इस कलर का कुर्ता पहनो, इस कलर का वो पहनो। और जो मेन आर्टिस्ट होता है वो अपने प्रोग्राम के आगे और पीछे के कलाकारों को जरूर देखता है कि मेरा प्रोग्राम कब पड़ रहा है। लेकिन आप दोनों भाइयों को हमने तो जहाँ तक मुझे होश है कभी नहीं देखा, कभी पहला प्रोग्राम पड़ जाए तो पहला, कभी लास्ट पड़ जाए तो लास्ट, पीछे रविशंकर जी का प्रोग्राम है कि किशोरी अमोनकर जी का है कि बिरजू महाराज जी का है, उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग के प्रोग्राम में कभी इसका प्रभाव या चेहरे पे कभी शिकन नहीं दिखा। ये कॉन्फिडेंस जो मिला आप लोगों को, जरा ये बताएं, ये कैसे आया? नहीं देखिए, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। हमको कहीं भी गाना हो जी, पहला गाना हो, दूसरा गाना हो, चौथा गाना हो, पांचवा गाना हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। गाना तो हम अपना गाएंगे जो हमने सीखा है जी। तो उसको लेके कभी ऐसे मन में ये नहीं था कि अब हम सीनियर हो गए तो आखिरी ही गाएंगे जी। बहुत सारे सीनियर लोगों को ये होता है जी कि भाई हमारा बाद में हो तो लोगों को एहसास होगा कि सीनियर मोस्ट है। जी जी। लेकिन हम लोगों को ये सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है कि हमारे साथ तबला वाला हरा रंग का कुर्ता पहना है, हारमोनियम वाला नीला पहना हुआ है। खुद ये हम लोग बहुत ही सादा कपड़ा पहनते हैं जी। बहुत ही, मतलब कि हाँ टीवी रिकॉर्डिंग है या कोई ऐसे प्रोग्राम है तो उसमें कुछ कलर पहन लेते हैं। जी। नहीं तो मैक्सिमम हम लोग क्रीम कलर, वाइट कलर जी। इन सब में रहते हैं। और कोई कढ़ाई उढ़ाई नहीं पहनते हैं, कोई बाहर चेन नहीं निकालते हैं, माला नहीं निकालते हैं। जी जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि दिखावे का कहीं से भी कोई जगह नहीं, मतलब लोगों को ये लगता है कि भाई आज हम स्टेज पर बैठे हैं तो राजा बाबू बन के बैठे हैं। जी जी। लॉकेट निकाल लें, माला निकाल लें। जी जी। तो अपना अपना स्वभाव है। जी। तो हम लोगों के स्वभाव में वो ढला नहीं। जी। और रहा बात ये कि कोई हमारे पीछे गा रहा है या पीछे बजा रहा है जी, उससे हमें इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि हमें अपने गुरु और अपने माँ सरस्वती पे इतना भरोसा है जी।
कि हम जो गाएंगे अपना गाएंगे, जी उसके बाद जिसको जो गाना बजाना है वो गाएगा बजाएगा। जी। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि अभी 1 साल पहले ही बनारस के भैंसासुर घाट पर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था और उसमें आशा भोसले जी भी आई थी और उसमें आप और पंडित राजन मिश्र जी चीफ गेस्ट बन के गए थे। एक शाम में, 3 शाम में एक शाम आप लोग गए थे, उसमें अन्नू कपूर जी अनाउंसमेंट में थे। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं ही आपको लेके गया था और बिल्कुल। आप लोग धोती कुर्ता में थे और अन्नू कपूर जी का ये वर्डिंग था स्टेज से कि 50,000 लोग यहाँ बैठे हैं और मैं सूट पहन के बैठा हूँ, लेकिन राम लखन की जोड़ी देखिए भारतीय वेशभूषा में, धोती कुर्ते में, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी और पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी आ रहे हैं। तो वो सादगी और वो सारा कुछ जो आपके कार्य से इस आपकी पर्सनालिटी को उस मुकाम तक माँ सरस्वती ने पहुँचाया है। पंडित जी, यहाँ पे एक प्रश्न मेरा ये है कि बहुत कम लोगों को अवसर मिलता है जो साक्षात माँ सरस्वती का स्वरूप है लता मंगेशकर जी, उनके साथ गाने का। और आप लोगों ने बॉलीवुड का एक फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म किया है सुर संगम। लता जी के साथ जो आप लोगों ने गाया वो कैसा अनुभव था और वो कैसी पर्सनालिटी हैं, वो थोड़ा हमें बताएं। लता जी बहुत ही सहज हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, माँ सरस्वती उनके ऊपर बड़ी कृपालु हैं। जी और आप मतलब उनके पिताजी के नाम से एक फेस्टिवल होता है, पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत समारोह। जी तो उसमें हम लोगों ने 1979 में गाया था और श्रीमती सितारा देवी का डांस था। हाँ, तो लता जी उस समय से, खास करके हृदयनाथ जी जी और किशोरी जी, एक ज़माने में जब हम लोग मुंबई आते थे जी तो हृदयनाथ जी, किशोरी जी अक्सर आती थी प्रोग्राम में, बहुत प्यार करते हैं। तो उस साल हम लोगों का कार्यक्रम रखा उन्होंने दीनानाथ जी के स्मृति में। तो वहाँ लता जी से मुलाकात हुई, पर्सनली मुलाकात हुई। मेरी बड़ी बहन भी गई थी जी। क्योंकि वो लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। जी तो उनको ये था कि भाई मैं एक बार लता दीदी को नज़दीक से देख लूं। जी तो बड़े प्यार से आई, बहुत प्यार से बात की। उनकी आवाज़ में भी एक इतनी मधुरता है, तो वो सुन के भी अच्छा लगा। जी और फिर प्रोग्राम सुनने के बाद फिर 2-3 बार उन्होंने हम लोगों के कार्यक्रम को सुना, अटेंड किया, उनका अपना स्नेह मिला। जी तो बहुत अच्छा संबंध रहा। सुर संगम के समय में भी उन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग किया, सब कुछ अच्छा हुआ। तो अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं। जी। तो पंडित जी, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। आज आपसे आपके जीवन के और बहुत से महत्वपूर्ण आयामों पर बात हुआ। आपके समकालीन और आपके बुजुर्ग कलाकारों का आपके साथ कैसा रिश्ता रहा है, इस पे हमने चर्चा किया। कैसे कैसे उन लोग का आशीर्वाद मिला और मेरे ख्याल से संगीत जगत में आशीर्वाद का बहुत बड़ा योगदान होता है एक जरूर कलाकार बनने में। जरूर तो जरूर। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। पंडित जी नमस्कार। आज आपके जीवन के सांगीतिक सफ़र की जो यात्रा चल रही है उसका आज 4था सेशन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पंडित जी, आज का सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप गायन की विधा से जुड़े हैं और आपको सारंगी से भी काफ़ी लगाव रहा है, काफ़ी प्रेम रहा है। तो सारंगी वाद्य यंत्र पर आपके विचार और सारंगी को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कार्य भारतवर्ष में होने चाहिए? देखिए, मेरा तो प्रिय वाद्य ही है क्योंकि मैंने सारंगी का गंडा बंधन मेरा हुआ। जी और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हुए सारंगी के, जी और बनारस के भी ऐसे ऐसे महान विद्वान हुए। बड़ी भारी सारंगी की परंपरा बनारस में रही है। जी थोड़ा दुख ये होता है कि अभी कुछ वर्षों में सारंगी का यहाँ पे बहुत कम प्रयास किया गया, कम लोग बजा रहे हैं। खुशी उसके साथ एक ही है कि हमारे गुरु भाई हैं पंडित कन्हैया लाल मिश्र, जी ये बहुत ही प्रयासरत हैं कि कुछ बच्चे सीखें। कुछ बच्चे सीख भी रहे हैं, कुछ बच्चे अच्छा भी बजा रहे हैं, तो बड़ा सराहनीय बात है। जी और कुछ मुस्लिम कलाकार बहुत अच्छा बजा रहे हैं।
और उनके में एक चीज़ हमने देखा कि लगन बहुत होता है जी और रियाज लेने का उनके पास में एक टेक्निक है। जी वो बच्चों को कैसे बहला फुसला कर रियाज करवाते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी विशेषता है। जी लेकिन ये ज़रूर उन सारी दुनिया को मानना चाहिए कि बनारस की सारंगी सबसे अलग सारंगी थी, जी क्योंकि यहाँ जो बजाने की विधा थी उसमें धुरपद को भी उन्होंने बजाया, जी ख्याल को भी बजाया, ठुमरी भी बजाया, तो हर अंग को बजाया। और ख़ास करके टप्पा में बड़ी विशेषता थी बनारस के सारंगी वादकों में। जी तो हम भी प्रयासरत हैं कि कुछ बच्चे अच्छा निकलें। जी एक बहुत अच्छा होप बना है हमारे हृदय में। एक विनायक मिश्रा करके, विनायक सहाय मिश्रा करके है, जी पंडित शारदा साहेब जी का भतीजा, जी वो अच्छा कर रहा है, उससे बड़ी उम्मीद है हमको। जी और कन्हैया लाल जी भी 2-4 बच्चों को बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। जी तो होपफुली कि बनारस में फिर से सारंगी जी और अच्छे स्तर पर बजेगी। जी और उम्मीद पे ही सारी दुनिया चलती है। जी तबला से भी वही उम्मीद मैं रखता हूँ जी कि जैसे यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज तबला जी वादक वही हुए। तबला पे मैं आने वाला था कि आपका एक और पसंदीदा वाद्य है तबला। बिल्कुल। अक्सर मैंने क्या बहुत से लोगों ने देखा है, जब किसी महफिल में, चाहे वो संकट मोचन फेस्टिवल हो चाहे सप्तक हो, अगर तबला सोलो बजता रहता है तो आप विशेष रूप से आके उसको सुनते हैं, चाहे किसी का भी तबला हो, जरूर। और बहुत प्रेस करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। बनारस घराने के तबले की बात करें तो इसको कहा तो जाता है कि सबसे बाद में ये डेवलप हुआ, लेकिन पंडित राम सहाय जी ने जो इसके कर्ता धर्ता थे, इसकी नींव रखी उन्होंने। और एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, पंडित राम सहाय जी, पंडित भैरव सहाय जी, पंडित जानकी सहाय जी, पंडित बलदेव सहाय जी, पंडित कंठे महाराज जी, पंडित अनोखे लाल मिश्र जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित गुदई महाराज जी, पंडित शारदा सहाय जी। ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं, विश्वनाथ जी थे और गोकुल जी थे, गोकुल जी बड़े थे। सारे, मतलब एक भैरव जी शहर थे। जी, एक शहर में इतने नाम, जो तबला, जो राम सहाय जी का तबला था उसको उन्होंने बहुत ऊंचाई दिया और अलग अलग आयाम दिखाए। तो तबले के इतने समृद्ध घराने पर आपसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि तबले का वो घर, जो समृद्धता रही है वो कैसी रही है, और आज क्या स्थिति है बनारस के तबले की। नहीं, देखिए, पूर्व काल में जी ये बड़े भारी भारी कलाकार हुए, दिग्गज लोग हुए। जी और इनके साथ एक प्रॉब्लम ये था, जी ये बहुत ज़्यादा बाद में पंडित अनोखे लाल जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित शांता प्रसाद जी। जी बहुत ज़्यादा इसको लाइमलाइट में ले आए। जी उसके पहले पंडित कंठे महाराज जी, जी पंडित बीरू मिश्र जी, बीरू मिश्र इन लोगों ने उसको काफ़ी लाइमलाइट में ले आया। जी और जो इसके पहले के जो पूर्वज हुए, जी वो सभी बहुत महान कलाकार थे। तो वो क्या था कि हिंदू राष्ट्र से, मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब कि नेपाल जो था उस समय हिंदू साम्राज्य था, जी तो मैक्सिमम लोग नेपाल दरबार में ही रहे। जी और कुछ जो बहुत अच्छे नाम थे वो रायगढ़ महाराज के यहाँ गए। रायगढ़ महाराज के यहाँ भी हिंदू एक माहौल था, राज्य था। जी तो यहाँ के लोगों के अंदर में एक थोड़ी सी, मतलब मेरे हिसाब से एक कमी थी, वो छूत अछूत ये सब मानते थे। जी और जनेऊ की रक्षा के लिए उन लोगों ने और दूसरे, जी मतलब स्टेट्स में ज़्यादा नहीं गए जी गाए बजाए सभी स्टेट में, पटियाला में भी गाए, ग्वालियर में भी बजाए, जी सभी स्टेट में बजाए, लेकिन वहाँ स्थिर रहे नहीं, जी। टिके नहीं, जी गा बजा के अपने चले आए। जी तो जिसकी वजह से थोड़ा सा, मतलब ये दिखता है कि भाई उन लोगों ने कम प्रचार प्रसार में जी रहे। जी लेकिन उसके बाद के काल में पंडित अनोखे लाल जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित गुदई महाराज जी ने एक ऐसा परचम लहराया। जी और उसके बाद के श्रेणी में पंडित राम जी मिश्र, हाँ पंडित शारदा साहेब जी, हाँ पंडित कुमार लाल मिश्र, जी इन लोगों ने उस मोर्चे को काफ़ी दिनों तक संभाला। जी लेकिन दुखद सत्य ये है, जैसा कि हमने अपने क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर कल ही के वार्तालाप में मैंने कहा
कि भैया सारे गामा ही दुनिया के हर घराने गाते हैं, हम भी वही गाते हैं, जी तो उसमें इतना मतांतर नहीं होना चाहिए। जी तो वैसे ही तबला में भी जी जो तबले का पहला कायदा है, धाधा तेट्टे धाधा तुन्ना, जी ताता तेट्टे धाधा दिन्ना, जी ये सब घरानों में इसी से तालीम दी जाती है। जी और उसमें अपने अपने मिजाज के टुकड़ा, तिहाई, रेला, कायदा का निर्माण हुआ। जी बनारस बात चूंकि पखावज बेस्ड, जी पंडित राम साहब जी का सोच था कि जब ये पखावज से निकला हुआ साज है, जी पखावज को आधा काट के ये बनाया गया है, जी तो इसमें थोड़ा सा पखावज का खुला बोल बजे, जी तो उस हिसाब से उन्होंने बोलों की रचना की और उस तरीके से उन्होंने तालीम दी जी ताकि और घरानों से थोड़ा डिफरेंट दिखे। जी नहीं तो बहुत सारे घरानों में जो पेशकार बजता है, जी कायदा बजता है, उसमें बड़ी सिमिलरिटी है, जी चाहे वो फर्रुखाबाद हो, चाहे वो अजड़ाना हो। अजराड़ा हो, दिल्ली हो। जी अब यह है कि कहीं उंगली का बाज है, जी कहीं शाही तक का बाज है, जी कहीं पूरा बाज है। जी तो हर लोगों की अपनी अपनी विशेषताएं थी, अपनी अपनी साधना थी। जी उस जमाने में इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि अरे यार देखो बनारस वाले इस तरीके का खुला बजाते हैं, जी दिल्ली वाले देखो कैसा उंगली का बाज बजाते हैं, जी अजराड़ा वाले, फर्रुखाबाद वाले कितना। तो हर विद्वान एक विद्वान को अप्रिशिएट करता था। जी लेकिन आजकल कुछ जो युवा कलाकार हुए हैं, जी युवा ही कहेंगे उनको, जी उनके दिल में इन सब बातों का पता नहीं कहाँ से एक हो गया है कि मेरा ही घराना सर्वश्रेष्ठ है। जी जबकि उनका घराना जो है जी वो उसके जो मसीहा थे जी वो इन बातों को नहीं बोलते थे जी कि हम ही श्रेष्ठ हैं। जी आज के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारा नंबर 1 घराना है। जी एक और गुणी कलाकार हैं, जी कम से कम 5 गुरुओं से उन्होंने तालीम ली हुई है, जी और वो भी यही कहने लगे कि बस यही लोग थे विशेष, जी दूसरे तो कुछ थे ही नहीं। जी तो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए संगीत में। जी जिन्होंने किया है, जिन्होंने जो अच्छा किया है, जी और दुख का विषय यह है कि उनके जो मास्टर थे, गुरु थे, वो कभी नहीं बोले। जी वो अप्रिशिएट करते थे कि हाँ यार, किशन महाराज का अपना एक रंग है, गुदई महाराज का एक अपना रंग है, अनोखे लाल का एक अलग रंग है। जी लेकिन आज के जो लोग हैं उनको पता नहीं क्या हो गया है। और दुख इस बात का है कि बनारस से पता नहीं क्यों किस बात की चिढ़ है। जी ये मुझे मतलब कोई अवसर ऐसा मिलेगा तो मैं ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं, जो ऐसी अच्छे टिप्पणियां कलाकार जी हैं, सुलझे हुए कलाकार हैं, ज्ञानी कलाकार हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा कि भाई बनारस के प्रति आप लोगों के हृदय में इतनी नफरत क्यों है? जी बनारस को आप हमेशा क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं? जी और मजे की बात यह भी है कि जब तक किशन महाराज, गुदई महाराज जी जिंदा थे, किसी की बोली नहीं निकलती थी। जी तो आप ऐसे दिग्गज कलाकार के गुजरने के बाद इस तरीके का जी वार्तालाप करना, जी ये दुखद है। जी पंडित गोपाल मिश्रा जी जब तक सारंगी में जिंदा थे, कोई सारंगी वादक की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। जी उनके गुजरने के बाद में न जाने कितने लोग क्या क्या बोल गए। जी उनको ये अकल होनी चाहिए कि एक तो हमसे सीनियर, 8 साल 10 साल सीनियर आर्टिस्ट, जी और वो भी गुजर गया है। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मतलब दिमाग के जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ईश्वर की कृपा से ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद है। जी अनोखे लाल जी का, शामता प्रसाद जी का, किशन महाराज जी का, पंडित शारदा साहब जी का, रामजी मिश्रा जी का। जी तबले में मैं उनको सुनवाऊँ कि भैया क्या कमी है, आप ज़रा देखें। जी गाने के यहाँ के जो बड़े बड़े विद्वान हुए, उनके मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं उनको सुनवाऊँ कि भैया देखो क्या कमी है कि आप इतना चिढ़ते हो। जी सारंगी में मेरे पास में मेरे पिताजी, चाचा जी की ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है जी कि सुनिए और ज़रा उंगली रख के बताइए। जी तो ये नहीं होना चाहिए। जी और जो बीते हुए लोग हैं, जी खास करके जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके विषय में इस तरीके का अनाप शनाप बात नहीं करना चाहिए। जी आप अच्छे हैं,
तो दूसरे भी अच्छे हैं। जी तो इसलिए दुख होता है कि पढ़े लिखे होके आपके पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जी आपके पिता के मुंह से वो नहीं सुना, आपके गुरु के मुख से वो बातें नहीं सुनी जो आज आप बोल रहे हैं, यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, जी। अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं। जी पंडित जी, मुझे लगता है कि जैसे आज का जो मनुष्य है, जो भी कलाकारी में जा रहा है, उसके मन में जैसे ईर्ष्या पहले घर कर ले रही है। थोड़ा सा कुछ स्टेज पा लेते हैं लोग तो अपने आप को ये मानने लगते हैं कि हम दूसरे घराने के कलाकारों पर टिप्पणी कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। जबकि संगीत एक ऐसा प्रवाह है कि हरिदास जी को देखें तो वो भी आए, वो भी गए, संगीत नहीं रुका। तानसेन जी आए, गए, बड़े बड़े कलाकार आए गए, लेकिन संगीत का प्रवाह किसी एक पे खत्म नहीं नहीं हुआ। होता। ये सम्मिलित प्रयास है और दुनिया का हर इंसान सम्मिलित प्रयास से इस नदी को प्रवाहित कर रहा है। जरूर। लेकिन ये कुछ जो दिमागी रूप से जो थोड़े हाँ, ये बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो सोचते हैं कि उनके घराने के चलते बाकी घराने से संगीत नहीं है। नहीं, संगीत है तब घराना है। बिल्कुल। और इस बात को समझ लें तो शायद उनके अंदर भी संगीत का वो आध्यात्मिक प्रवाह होने लगे। जरूर, बहुत अच्छी बात जो मैं आप लोग के अंदर देख पाता हूँ। पंडित जी, मेरा अगला प्रश्न ये है, आप लोग का जब गाना सुनते हैं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा कलाकार भी हूँ, पत्रकार भी हूँ, बहुत छोटा सा हूँ, लेकिन मैंने जितने भी लोगों को देखा है सभागार में जब आपका कार्यक्रम होता है तो एक शांति हो जाती है, एक जो लोग समाधि की ओर जाने लगते हैं, ईश्वर से मिलने का एक वे बनने लगता है जब आप लोग का संगीत होता है। सुर को लगाने का या सुर को टटोलने का आपका क्या नज़रिया है? कैसे किसी राग के सुर को आप टटोलते हैं, छूते हैं, किस हृदय से छूते हैं? ये कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि आज मान लीजिए कि हम 200, 500, 1000 ऑडियंस के बीच में बैठे हैं, जी तो जब हमारा चित्त शांत होगा, जी जब हम मौन में दिखेंगे, जी तो वो ऑटोमेटिक मौन में हो जाएंगे। जी तब वहाँ से हमारा तारतम्य बनना शुरू होता है। जी अब हम स्टेज पर आए, हमारी जो बेचैनी है जी वो उजागर होगा। जी अब हमारे वो बैठने से, तानपुरा मिलवाने से, हारमोनियम वाले के साथ में कम्युनिकेशन, तबला वाले के साथ कम्युनिकेशन करने में जी वो ऑडियंस भी उतनी ही बेचैन हो जाती है, जी आपके मुताबिक हो जाती है। जी तो हम लोग के प्रोग्राम में आप देखे होंगे कि हम पहले तानपुरा को बहुत प्यार से और बड़े इज्जत से मिलाते हैं, क्योंकि वही हमारा गवाह है। जी हमारा गवाह तानपुरा है, हमारा गवाह ऑडियंस नहीं है। जी तो जब हमारा तानपुरा मिलता है जी तो हमको लगता है कि हाँ, अब हमारी पूजा शुरू हो सकती है, तानपुरे ने इजाज़त दे दिया है। जी तब हमारी पूजा शुरू होती है और पूजा के भाव से हम लोग प्रार्थना गाते हैं। जी कोई भी राग हो, उसमें जब तक आप उस राग के भाव को जानेंगे नहीं, जी उस राग के जो बंदिशें हैं उसको आप अगर नहीं समझेंगे, जी तो वो भाव आपके अंदर में नहीं आ सकता है। जी कई लोग बिना साहित्य को समझे, बिना राग भाव के समझे ही शुरू हो जाते हैं, जी तो उनके गाने में वो थोड़ी बेचैनियाँ झलकती हैं। जी क्लैपिंग भी ले लेंगे वो, जी लेकिन हमें क्लैपिंग से मतलब नहीं है, हमें तो अपनी शांति चाहिए। जी अब 10 मिनट के बाद हम अपना ही गाने के अपने ही श्रोता बन जाते हैं। जी श्रोता का क्या रिएक्शन हो रहा है ये हमें नहीं लेना देना है, हमारा क्या अंदर का हमारा चित्त जो है वो कितना आनंदित है, जी उस चीज़ को हम लोग जीने का प्रयास करते हैं। जी और वो प्रयास है, उसमें कोई अभी हमको बहुत बड़ी सिद्धि नहीं मिली हुई है, जी लेकिन जब आप प्रयासरत रहेंगे तो आपकी प्राप्ति धीरे धीरे होना शुरू होगा। जी तो उस प्रयास में है, कोशिश में है, माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं, अपने पूरे हिंदुस्तान के जो बहुत महान महान गायक हुए सबका ध्यान करते हैं। जी तो उनका ध्यान करने से ये होता है ज़रूर फ़ायदा कि वो आके आपको अपना आशीर्वचन दे जाते हैं, आके गा जाते हैं। हाँ तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग एक जरिया हैं, जी उनको आवाहन करते हैं तो वो गाते हैं, हम लोग एक जरिया बन जाते हैं। जी
तो इस भाव से हम लोग गाते हैं और हमारे जो श्रोता हैं हमसे जुड़ जाते हैं। जी तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, जी। हम लोग भाग्यशाली हैं। हाँ पंडित जी, अब मैं बंदिशों की कुछ बात करूँगा। अमूमन बहुत से गायक हैं भारतवर्ष में या पूरे विश्व की बात करूँ, वो बंदिश गाते हैं, बंदिश के शब्दों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बस वो बंदिश पूरा कर दिया और फिर तान सरगम और उसके अलंकरण में लग जाते हैं। लेकिन जब आप लोग बंदिश गाते हैं तो बंदिश के एक एक शब्द को अर्थाते हैं, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि बंदिश कान के रास्ते श्रोताओं के दिल तक उतर जाए। बिल्कुल। तो साहित्य का कितना बड़ा महत्व है गायन विधा में? बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा महत्व है जी क्योंकि आप कितने देर आकार में गा सकते हैं बिना शब्द के। जी तो साहित्य एक इतना बड़ा सहारा है, जी। जैसे कि जिनके मन राम बिराजे। जी तो अगर हम इसको स्पष्ट गावें, जी जिन के मन राम बिराजे। अब हमने स्पष्ट कहा तो हमारे श्रोता को भी समझ में आया कि जिनके मन राम बिराजे। जी वाके सफल होत सब काज, जिनके मन राम बिराजे। जी अब हमने स्पष्ट इसको कर दिया कि जिनके मन राम बिराजे वाके सफल होए सब काज। जी तो अगर आप राम की भक्ति करेंगे जी या किसी भी देवी देवता का करेंगे, अल्लाह मियाँ का करेंगे, तब आपका सब कार्य जो है सफल हो सकता है। वाके सफल होए सब काज, सब काज हो सकता है, पॉसिबल है। तो जब हम इस चीज़ को अर्थाते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बड़े भाई साहब ने इस पर बहुत ही शोध कार्य किया। गाने के पहले वो पूरी बंदिश मतलब पूरी अस्थाई वो लोगों को बता देते। जी तो उससे वो श्रोता भी जुड़ जाता है। जी नहीं अब इसी को जी अब आप अपने मन में गा लिए जिनके मन। जी वाह के हव हो जी सब काज, तो आपने स्पष्ट नहीं किया जी तो श्रोता नहीं समझ पा रहा है, उस साहित्य को नहीं समझ पा रहा है। जी और गायक को जब तक साहित्य नहीं समझ में आएगा तो उसका भाव कैसे प्रकट करेगा। जी अब आपने साहित्य को समझ लिया कि जिनके मन राम बिराजे वाके होए सफल सब काज। जी तो इसकी अभिव्यक्ति आप अपने सुरों द्वारा अपने भावनाओं को दे सकते हैं। जी जिनके मन राम 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 विराजे। तो आप इस शब्द को लेके उस फ्लो में जा रहे हैं, गंगा में हैं, जी डोंगी में बैठे हुए हैं, नाव में बैठे हुए हैं, चप्पू चला रहे हैं जी जी और जिनके मन राम बिराजे जी भाव में अपने बह रहे हैं। एकदम राम के भाव में चले गए हैं। तो जब आप साहित्य को समझेंगे और उस भाव को समझेंगे, राग का भाव समझेंगे। हाँ मूल राग है मालकोस जी तो वो राग जो है उसमें ध्रुपद भी है। तो जिस राग में ध्रुपद होगा उसमें ध्रुपद का भी अंश आना चाहिए। जी जिन के मना, अब ये ध्रुपद का अंग है, वीणा का अंग है। जी
तो ये जब आपको तालीम होगी, आपका गुरु ऐसा होगा, जी तब तो आपका दृष्टि वैसा बनेगा। जी नहीं, वो स्कूल की तरह सिखा दिया गया, जी जिनके मन राम बिराजे, ऐसे भी लोग गा रहे हैं। जी वाके सफल होत सब काज। जी। अब 48 में भरना है, तो उसमें आप उसमें गैप दे के जैसे भी हो जी जी आप भर के आ गए। तो वो प्रभावहीन हो जाता है। उस अगर भाव नहीं है तो मतलब प्रभाव ही नहीं उनके है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इससे लेना देना नहीं है। जी। एक बड़ी भारी प्रसिद्ध गायिका है, वो बोलती है शब्द की क्या जरूरत अच्छा है, जी गायन का प्रहर का क्या जरूरत है। जी अच्छा तो विद्वान लोग मूर्ख तो थे नहीं। नहीं थे। हर सुर का कब कितने औंस में आपके कान पे असर पड़ेगा, जी जो आपके शरीर पे असर करेगा। शरीर पे असर करेगा। जी क्योंकि भैरव सुबह सुबह अगर हम सुनते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा हाँ, जो ब्लड नहीं देखिए, अब सर्कुलेशन आप है वो उसका ऋषभ कोमल ऋषभ है, भैरव जैसा आपने कहा, जी वही ऋषभ तोड़ी में भी आके लगता है। जी अब देखिए, वो सवेरे का है भैरव, जब मतलब सूर्य की किरण फूटने मतलब बस निकलने वाली है कण, तो उस समय का राग है भैरव। जी आ अब ये ऋषभ वहां लग रहा है। जी अब वही तोड़ी में आके आ खड़ा हो गया। जी यहाँ पे माइल्ड होके आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो किरण निकल रहा है, अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। जी तो कितना बड़ा रिसर्च किए होंगे। जी वही ऋषभ आके आप मुल्तानी में लग रहा है, कितना अल्प लग रहा है। संध्या होने में अभी बस देर है, जी तो वहाँ वही कोमल ऋषभ कैसा लग रहा है, जी वही श्री में आके कैसा लग रहा है, कितना आंदोलन होना चाहिए। तो मूर्ख नहीं थे वो लोग। जी अब आप कह रहे हो कि भैया राग का प्रहर का कोई ज़रूरत नहीं है, बंदिश का ज़रूरत नहीं है। जी अगर आप जैसे विद्वान लोग ही यही सब कहना शुरू कर देंगे, जी जी तो जो इतना शास्त्रीय संगीत का आवरण है, इतना जो बना हुआ है, जी वो धीरे धीरे आप नष्ट कर रहे हैं। जी तो दुख होता है कि एक गुणी आदमी, एक विद्वान आदमी इस तरीके का अगर कह रहा है या लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि साहित्य का कोई महत्व नहीं, अंतरा गाने की क्या जरूरत है। अच्छा वही जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि अंतरा का कोई मतलब नहीं है, तो फिर अस्थाई का क्या मतलब है। जी आज शर्ट पैंट आप पहनेंगे तब ना कंप्लीट होगा। जी आप शर्ट पहन लिए, नीचे कुछ नहीं पहने जी अस्थाई पैंट है, जी उसका क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ। जी जी या शर्ट को आप नीचे से पहन लिए, जी पैर में हाथ डाल दिए, जी हाथ के शर्ट में नीचे से पैर में डाल दिए। जी जी तो ये सब उठपटांग बातें हैं, जी और लोग सिर्फ अपने आप को अलहदा दिखाने के लिए सब बातें करते हैं। जी 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 पंडित जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब आप लोग के पास शिष्य लोग आते हैं सीखने के लिए, शिष्यों के अंदर आपके दृष्टिकोण से क्या गुण होना चाहिए, सीखने का क्या गुण होना चाहिए, और कैसे हृदय से आवे कि गुरु का पूर्ण सानिध्य वो पा सके। आपका दृष्टिकोण क्या है, शिष्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिष्य को जब गुरु के पास आए जी तो जैसे मिट्टी का लोंदा होता है ना, कि आप मिट्टी को गीला करके रख दें, जी इस भाव से वो आए। जी इतना विनम्र हो जाए, इतना सहज हो जाए कि गुरु अब हम आपके दरवाजे पर हैं, जी इसको जैसे गढ़ना गढ़ दीजिए, लेकिन आज इसका पुरवा अभाव बना दिख रहा है। दीजिए, जी कुल्हड़ बना दीजिए, हड़िया बना दीजिए, ये आपके ऊपर। आपके ऊपर। जी अब वो शिष्य भाव है नहीं, जी क्योंकि उनको अपने गुरु पे उतना भरोसा नहीं। जी और कई लोग तो अपने बायोडाटा में नाम के लिए आ जाते हैं कि मैंने उनसे सीखा है, और ये मैक्सिमम इसलिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में वो कमी भी दिख जाती है, और वो प्रभावहीन हो देखने जाता है। वाले देखते हैं, जी और उनको तो सिर्फ ये है कि भाई
इतने बड़े गुरु का नाम हमारे बायोडाटा में छप जाएगा जी या रिश्तेदारी दिखा देते हैं जी कि हमारे नाना हैं, हमारे मामा हैं, हमारे दादा हैं, जी इनसे भी मैंने थोड़ी बहुत तालीम ली है। जी जी थोड़ी बहुत की बात नहीं है, अगर आप समर्पित हैं तो संपूर्ण भाव से समर्पित होइए ना। जी जी हाँ, हाँ किसी से भी। जी हम प्रभावित हुए भीमसेन जोशी जी से जी या गुलाम अली खां साहब से, आमिर खां साहब से, तो हम कबूल कर रहे हैं जी कि हम प्रभावित हैं। जी अब हम ये बोले कि हाँ अच्छा गाते थे, उनका गाना का जरूर कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत तो आता है, जी तो वो भाव बदल गया, शब्द बदल गए। जी सही बात है, वो बेईमानी हो जाएगी, वो सही माने बेईमानी अगर आपके अंदर में कहीं से राजन मिश्रा को आपने अपनाया है तो बोलने में क्या गुरेज है भाई, आप बोलिए ना एकदम कि उनका ये भाग हमको अच्छा लगा, हमने उनसे लिया है। जी तो इसी तरीके से जब शिष्य इस भाव में आ जाएगा, जी आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि भाई जी कि जहाँ से जो मिल जाए उसको ले लेने का है। जी कई बार तो मतलब शिष्य लोगों के पास कोई कहीं से सीख के आया है जी या स्कूल में सीखा है कोई बंदिश अच्छी है, तो भैया हमारे बड़े भैया बोलते हैं कि यार ये सिखा दो, बड़ी अच्छी बंदिश है। हाँ वाह तो एक तो आपके अंदर में ये ललक है कि हमारा ज्ञान और बढ़े। जी हमारे पास 6 बंदिश है मारवा में, एक 7वीं बंदिश भी इंक्लूड हो जाए। जी अब बंदिश जिसके पास ज़्यादा होगा उसका विजन बहुत बड़ा हो जाएगा जी कि हर बंदिश अलग अलग मुकाम से उठ रहा है। जी कोई सड़स से उठ रहा है, कोई ऋषभ से उठ रहा है, कोई धैवत से उठ रहा है, कोई मध्यम से उठ रहा है, जी अलग अलग मात्राओं से उठ रहा है, चौथा मात्रा से, 7वां मात्रा से, 1 मात्रा से, 9 मात्रा से। जी तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आपके पास में विद्या रहेगा, जितनी बंदिशें रहेंगी, जी उतना आपका विस्तार होगा। जी तो एक तो उतना पेशेंस होना चाहिए शिष्य के अंदर। जी पहले के लोग 12 साल 14 साल सीखने के बाद जब गुरु परमिशन देता था तब वो जाते थे गाने बजाने। जी आज के शिष्य ऐसे हैं कि हमें भी बड़ा ताज्जुब होता है। जी 2 साल से गा रहे हैं, गुरुजी मैं यहाँ गाना चाहती हूँ, यहाँ गाना चाहता हूँ। जी अरे भाई गाओ, जी तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते कि तुम गाओ, लेकिन तुम चाहते हो तो जरूर गाओ। जी हम किसी को रोक तो सकते नहीं। जी उनको ये समझना चाहिए कि अभी हम पुख्ता नहीं हुए हैं। जी जब तक पुख्ता न हो जाए, जब तक गुरु का परमिशन न मिले, तब तक नहीं गाना है। एकदम। तो अब ये इतना पेशेंस भी नहीं है लोगों के अंदर में जी। और बड़ा परिवर्तन आ रहा है, समय अनुसार बहुत परिवर्तन हो रहा है। लोग पॉकेट गुरु बना के घूम रहे हैं। यूट्यूब पे इतना म्यूजिक बड़े बड़े विद्वानों का अवेलेबल है जी। और नकल मारने में तो बहुत नंबर 1 है जी। लता जी के इतने गाने हैं, सब गा रहे हैं बच्चे, एक से एक टैलेंटेड बच्चे गा रहे हैं। जी भैया हमने एक बार सजेशन दिया था इंडियन आइडल या TBS सारेगामा इस सब में कि बहुत अच्छा है, वो तो बच्चे बहुत टैलेंटेड है। सुन सुन के तो भैया एकदम हूबहू उतार दे रहे हैं। जी। किशोर कुमार जी को, मुकेश जी को, रफ़ी साहब को, सबको उतार रहे हैं, सब अच्छा उतार रहे हैं। जी। लेकिन उनकी अगली अग्नि परीक्षा जो है, कंपोजर सारे जजेस बैठे हुए हैं, आप वहीं पे एक बंदिश कंपोज करिए जी। और उसको बोलिए कि बेटा इसको 2 बार 3 बार 5 बार सुन लो और गाओ और इसके बाद गाओ, तब तो उनका परीक्षा सही हुआ। जी। तो वो चीज़ ये लोग करते नहीं हैं। जी। तो ऐसे ही हालात इस समय हमारे शास्त्रीय संगीत का भी है। इतने सारे गवैयों का रिकॉर्ड ये सब मौजूद है जी। अब वो कान में लगा के अपना 2-4 रात सुन लिए तो उतर गया। अब एक एक हरकत भी उतार रहे हैं जी। लेकिन उसमें उस गवैया का प्राण कैसे डालोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। उस लता जी को गा लिया सुन के, लता जी का प्राण कैसे डालोगे? मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन लिया, उनका प्राण कैसे डालोगे? वो जिस प्राण से गाए हैं, जिस दिल से गाए हैं, या क्लासिकल है जी। भीमसेन जोशी जी का तान बहुत गवैया आजकल मार रहे हैं जी उधर के, लेकिन उसमें उनका वो जो मस्ती था, उस मस्ती को कहाँ से लाओगे?
वो तो मलंग थे। जी। तुम गाते हुए जाग रहे हो, वो गाते हुए मस्त थे। आहा। उनको मालूम नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा है हाथ, कहाँ मेरा एक्सप्रेशन जा रहा है। जी। वो कहाँ से लाओगे? उनका प्राण लाओगे तुम? हाँ। जी। नकल कर सकते हो, उस आत्मा को नहीं ले नहीं सकते ले हो। सकते। और अगर उस आत्मा को लेना तो उतना तपना पड़ेगा। तपना पड़ेगा, आहा। उतना गिरना पड़ेगा। हाँ। एक कुछ लोगों ने कहा है कि ये वो विद्या है जी। कि चोर तके ले न सके, हाँ हाँ हाँ। भिस्त भरा, क्या था यार, याद है? मतलब सोने का घड़ा भरा हुआ है और चोर देख रहा है जी। लेकिन उसको ले नहीं पा रहा है। उसके आगे की लाइन मैं भूल रहा हूँ। जी। तो पुराने लोग ये कहते थे कि बेटा तुम देखोगे लेकिन उड़ा नहीं सकते हो, हाँ हाँ हाँ। सही बात। क्योंकि वो मेरा आत्मा का धन है। हाँ, सही बात। जी। नकल कर लोगे, जी। तान नकल में कर लोगे, लेकिन मैं किस आत्मा से तान मार रहा हूँ, जी। किस आत्मा से उसको कह रहा हूँ, उसको नहीं कह पाओगे। जी। तो उसके लिए आपको उतना माइल्ड होना पड़ेगा, उतना नरम होना पड़ेगा जी। कि एक एक बंदिश को। हमारे बड़े ताऊ जी थे, पंडित रामू मिश्रा जी गया के, जी। वो अपने बेटे को, गोवर्धन जी को, जी। खाली ठुमरी में हाँ कैसे लगेगा बेटा, हाँ हाँ। आए, तो बोले कि 1 महीना तक हमको खाली हाँ कहना सिखाएं। हाँ हाँ। ओह। अरे न मानूंगे, न मानूंगे, न मानूंगे, हाँ। हाँ। अब वो बोले तो न मानूंगे, न मानूंगे, न मानूंगे, हाँ। नहीं बेटा, हाँ। अब वो हाँ को इतना मासा तोला का हाँ कहत हुआ, हम लोग नहीं कह पाएंगे। जी। क्योंकि उनका वो रिसर्च था। जी। बोले 1 महीना में हमको हाँ करना सिखाए कि कैसे हाँ। हाँ। अरे हाँ 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 हाँ। हाँ। अभी बड़ा सोच का विषय है। जी। तो वो लोग कितना सोचते थे। हाँ हाँ। अरे हाँ न मानूंगे, हाँ हाँ न मानूंगे। तो जब इस पे आप जाएंगे तब आपका अंदर का जो है ना बुद्धि, बंद बुद्धि खुलेगा। खुलेगा। तब खुलेगा। जी पंडित जी, ये यात्रा बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। 3-4 सेशन में आप जैसे कलाकार से मैं पूर्ण बात कर पाऊँ ये हो नहीं सकता। जब जब मौका मिलेगा हम आपसे बात करते रहेंगे, आपके जीवन यात्रा, आपके सांगीतिक यात्रा का। अंत में एक प्रश्न केवल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल, कि हमारे देश की थाती है हमारा संगीत और संस्कृत, और जिसके बल पर पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत देश था और आगे भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या सरकार को चाहिए कि इन दोनों विधाओं को वापस स्कूली सिस्टम से हटा के गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ले आवे, ताकि सही माने में दक्ष संगीतज्ञ और दक्ष संस्कृत के विद्वान हमारे देश में फिर से बन सके? देखिए, सरकार अपने हिसाब से, हर सरकार का अपना दृष्टिकोण होता है, हर पार्टियों का अपना दृष्टिकोण होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भारत की पहचान पूरे विश्व में सांस्कृतिक राष्ट्र के हिसाब से है। जी। आज के जो बिजनेस टाइकून हुए हैं उनके नाम पे भारत की पहचान नहीं है। अध्यात्म के, योग के, आयुर्वेद पे, संगीत पे इसकी पहचान है। जी। तो उस पहचान को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं? ठीक है, योग को आपने बहुत बड़ा विस्तार दे दिया, इंटरनेशनल योगा डे हो गया, उसी दिन म्यूजिक डे भी है। जी। आप चाहते तो एक दिन आगे कर सकते थे योगा डे को, जी। म्यूजिक डे को और हाईलाइट करते, लेकिन म्यूजिक डे को आपने हाईलाइट नहीं किया। उसको बड़ा सेकेंडरी लोग समझते हैं, संगीत को। जी।
जबकि संगीत नहीं होगा जीवन में तो वो पशुवत है। पशुवत, मेरे हिसाब से वो पशु के समान है जिसके हृदय में संगीत ही नहीं है। जी तो कोई भी सरकार हो, मुझे सरकार से वो नहीं, सरकार अपने भरसक प्रयास करती है। जी और रहा बात कि स्कूलों में, कॉलेजों में, मैं तो ये कहता हूँ आपसे थोड़ा सा विपरीत हटके कि स्कूल के शिक्षा में अनिवार्य कर देना चाहिए, जी कम से कम स्टैंडर्ड 8th तक, जी। 8 तक, जी कि हर बच्चे को संगीत सीखना ही है। जी जैसे आज पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में सभी जगह मस्ट है। जी आप भले ही वायलिन सीखिए, पियानो सीखिए, फ्लूट सीखिए, ड्रम सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन म्यूज़िक आपको करना है। जी तो एक उनका संस्कार देना हुआ। जी हमारे यहाँ आज से 30 साल पूर्व, 25 से 30 साल पूर्व, ज़्यादा भी हो सकता है, 30-35 साल पूर्व, हर स्कूल में क्लास 6 तक मस्ट था संगीत, एक क्लास होता था। जी डीएवी इंटर कॉलेज में हम लोग के यहाँ भी था। तो हम लोग तो खैर म्यूजिशियन फैमिली के थे, तो अटेंड भी करते थे, प्राइज भी ले आते थे। जी तो वो चीज़ धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया गया। जी अच्छा, अब रहा यूनिवर्सिटीज़ की बात। जी तो बहुत अच्छी बात है कि आज भारतवर्ष में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है। जी तो वहाँ आपको डिप्लोमा और डिग्री ओरिएंटेड कोर्स पढ़ाया जाता है। जी तो खैर वो तानसेन नहीं पैदा करते हैं, कानसेन तो पैदा ही करते हैं जी अगर सिंसियर बच्चे हैं। जी तो वहाँ एक सजेशन हमने बीच में दिया था, एक यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था। जी तो हमने यही रिक्वेस्ट किया था कि मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, जी 20 में से 2 अगर आपको कुछ टैलेंटेड दिख रहे हैं, अलग हट के दिख रहे हैं, जी तो उनको चुन लीजिए। और आप इतने खुद गुणी लोग ही हैं सभी भाई, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, संगीत का अध्ययन करके आए हैं। जी तो आप उन 2 बच्चों को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बना के दिखाइए जी कि 18 बच्चों को तो हमने चलिए कानसेन बना दिया, 2 बच्चों को कम से कम ऐसी शिक्षा दें कि वो भी घूमें, गावें। जी तो उस पर कोई किसी ने गौर नहीं फरमाया। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि अरे आपका घर आना है तो हमारा भी क्लास आना है। अच्छा, हाँ, अब देखिए वो विपरीत बातें हैं। जी हमने कहा ये हम तो व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसा व्यंग नहीं बोल रहे हैं, हम तो एक सजेशन दे रहे हैं जी कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं जी आखिरकार वो घूम फिर के किसी न किसी गुरु के घर जाते हैं, गुरुकुल पद्धति में सीखते हैं, फिर वो थोड़ा नाम यश करते हैं। जी तो अगर उसी को आप गुरुकुल पद्धति में कन्वर्ट कर दें, उसके साथ डिग्री भी दें आप, जी लेकिन एक अच्छा सुरीला बच्चा तैयार करें। जी आज ये हालत है कि प्रोफेसर के घर का आप सब्जी उठा के ला रहे हैं, दही दूध पहुंचा रहे हैं, जी आपको तानपुरा मिलाने नहीं आता है, आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाता है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी न्यायपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जी क्योंकि वो सोच के आए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं कि यार सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है म्यूज़िक, चलो एडमिशन ले लो, जी डिग्री मिल ही जाएगा। जी और फिर उसके बाद डिग्री मिल जाएगा तो उसके बाद जुगाड़ पानी करके हम सर्विस भी ज्वाइन कर लेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों को सर्विस भी मिल जा रहा है। जी ये दुखद है। जी और इस चीज़ पे भारत सरकार को जरूर गौर फरमाना चाहिए कि आज इतना बड़ा बड़ा तनख्वाह लोगों को मिल रहा है। जी उनसे सिर्फ यही कहा जाए कि भैया कुछ हमको 100 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट आप अपने जो दी बेस्ट हैं उनको सुनवाइए, और जो भारतवर्ष के गुणी कलाकार हैं उनको रिव्यू करें। जी इतना भी भारत सरकार अगर करना शुरू कर दें जी तो व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। जी तो बस मैं यही कह के आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जी जी पंडित जी, बहुत अच्छा लगा। आज चौथा सेशन था आपके साथ, और ये यात्रा, ये जो आपकी आत्मिक यात्रा है, आज हमने संगीत की आत्मा पे बात किया, सुर लगाने के तरीके पे और लय और विभिन्न पहलुओं पे हमने जो बात किया है, ये वार्ता अभी समाप्त नहीं होगी। जब जब हमें अवसर मिलेगा आपसे हम बात करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को 3-4 सेशन में तो नहीं आंका जा सकता। अपने आप में आप विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, और अगर आज की नई पीढ़ी को कुछ सीखना है तो वो ज़रूर बनारस घराने के सिरमौर
पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी से सीखे कि कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर और एक प्रण कर कर ख्याल गायकी के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई अर्जित की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अब नमस्कार। वैसे हम कोई विश्वविद्यालय नहीं है, हम भी एक विद्यार्थी हैं जी और विद्यार्थी भाव में रहेंगे जी तब तक ईश्वर कुछ देता रहेगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे भारत के जाने माने युगल गायकों की जोड़ी पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र जी के उस जोड़ी के कलाकार पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी। अपने जर्नी ऑफ लीजेंड्स की यात्रा हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। नए यात्रा में एक नए महान कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। रे